दोस्तों, अगर आप किसी कंट्री की सिटीजनशिप लेने का सोच रहे हैं या कहीं माइग्रेट करने का सोच रहे हैं, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। स्पेशली आप अगर कहीं का गोल्डन वीजा या प्रीमियम वीजा लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काफी वक्त के बाद में मेरी ऑफिस से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तकरीबन 1.5 महीने तक मैं नहीं रहूंगा ऐसे मुझे पता था, तो हम लोग ने काफी अच्छा कंटेंट पहले ही शूट करके रखा था जो मेरी ट्रैवल के दौरान मैं आपसे शेयर कर सकूं। मैं तकरीबन 1.5 महीने ट्रैवल करने वाला था, लेकिन ये जो वॉर की सिचुएशन बनी मिडिल ईस्ट में, वो मेरी ट्रैवलिंग के बीच में हुई, तो मेरी जर्नी एक्सटेंड हो गई और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप एंड तक देखिए, मैं आपके साथ में ये मेरी पूरी जर्नी शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले एक्चुअली हमारा उम्रा करने का प्लान था, तो मेरे पेरेंट्स क्योंकि दुबई में थे, रमजान से तकरीबन 1 महीना पहले मैं यहाँ से कुछ काम से अंतालिया गया, फिर वापस आया, फिर मेरे कुछ 1-2 काम थे तो उसके लिए मैं फिर ट्रैवल किया और फिर मैं ऑफिस आया 1 या 2 दिन के लिए। उसके बाद में मैं दुबई गया। दुबई में मेरी कुछ बिजनेस मीटिंग्स भी थी और फिर उसके बाद में मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ में हम लोग मदीना गए। मदीना में तकरीबन हम लोग 7 दिन रुके। मदीना से फिर हम लोग उम्रा के लिए गए। ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपके साथ शेयर इसके लिए कर रहा हूं। और आप सोचेंगे कि ये जर्नी का ये टर्किश सिटीजनशिप, पासपोर्ट, इसके साथ क्या लेना देना है, तो मैं आपको ये वीडियो के एंड में बताऊंगा क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम लोग ने 6-7 दिन मदीना में स्पेंड किए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रमजान, मेरी हमेशा से एक कोशिश थी कि मैं रमजान में उम्रा करूं। फिर वहां से फिर हम लोग उम्रा के लिए आए मदीना से और हम लोग 6-7 दिन वहां पे रुके। और मैं उसके बाद में स्केड्यूल थी कि मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स यूके से आए थे, तो वो यूके जाने वाले थे, मैं इस्तांबुल आने वाला था और मेरे पेरेंट्स दुबई जाने वाले थे। अब यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है। तकरीबन ऑलमोस्ट 20-25 दिन ट्रैवल करने के बाद में मैं स्केड्यूल था इस्तांबुल आने के लिए और उसी रात को मिडिल ईस्ट में अटैक्स होते हैं और ये वॉर स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट हमको तो पता भी नहीं था कि ये वॉर स्टार्ट हुई है। हम लोग उस टाइम पे जिद्दा एयरपोर्ट के लिए बढ़ रहे थे। जब हम लोग जिद्दा एयरपोर्ट पे आए तब हमारे घर वालों का फोन आने लगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप देखिए आपकी फ्लाइट्स है कि नहीं। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। हम लोग जब जिद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे तब देखे कि ज्यादातर सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। हमारी भी फ्लाइट, स्पेशली मेरे पेरेंट्स की दुबई के लिए जो फ्लाइट्स थी, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट सबसे ज्यादा इंपैक्टेड था, तो वो सबसे पहले उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कैंसिल हो गई है। मेरे जो कुछ फैमिली मेंबर्स यूके जाने वाले थे उनकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई, लेकिन उन्होंने वहां से फ्रांस के लिए कोई फ्लाइट ली। फ्रांस से फिर थोड़ा हॉल्ट करके उन लोग वहां से यूके चले गए। अब मेरे पेरेंट्स को क्योंकि मुझे दुबई छोड़ना था, तो हम लोग ने सोचे कि हम लोग जिद्दा में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, 1-2 दिन में शायद फ्लाइट्स नॉर्मल होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहां पे रहने के फौरन बाद हम लोगों को लगा कि ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसा दिख नहीं रहा कि दुबई एयरपोर्ट वापस स्टार्ट होगा। तो ऑलमोस्ट जिद्दा से दुबई इज क्लोज टू 2000 किलोमीटर्स। हम लोग ने ये 2000 किलोमीटर्स ट्रैवल किए और हम लोग जिद्दा से बाय रोड दुबई आए। अब दुबई आए, मेरे पेरेंट्स को मेरे को दुबई ड्रॉप करना था। मैंने वहां पे दुबई में 2-3 दिन रुका। अब मुझे वापस इस्तांबुल था। ऑलमोस्ट रमजान एंड होने के करीब आ गया था, तो मुझे इस्तांबुल वापस भी आना था। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे इस्तांबुल पहुंचूं। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वापस जिद्दा, क्योंकि रियाद से इस्तांबुल के लिए फ्लाइट्स चालू थी, या ओमान से चालू थी। तो मैं ऑप्शन सोच रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने उस टाइम पे मेरे को एक फ्लायर शेयर किया जिसमें ये लिखा था कि जो भी टर्किश रेसिडेंट्स या सिटीजन्स जो दुबई में है उनको वापस इस्तांबुल तलक या टर्की तलक भेजने के लिए दुबई काउंसिल फ्री बसेस चला रही है ओमान तलक। तो मैंने वो चेक किया, तो सुबह में 9 बजे ये बसेस जा रही थी दुबई से मस्कत। मैंने उस टाइम तक मेरी टिकट लिया नहीं था। मेरे बहुत सारे कजिन्स है, दोस्त है दुबई में, जो बोले थे कि हम लोग ओमान को ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया था कि ओमान ही एक ऑप्शन है जहां से इस्तांबुल के लिए फ्लाइट्स इजीली जा रही है, जहां पे फ्लाइट्स के कैंसिलेशन नहीं है। अब मेरे दिमाग में था, मैंने टिकट ले लिया ओमान से इस्तांबुल की, कि मैं किसी ना किसी तरीके से, ओमान बहुत इजी है, दुबई से पहुंचना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि कोई मेरा कजिन या दोस्त मेरे को ड्रॉप करे, क्योंकि ऐसे वॉर के सिचुएशन में किसी को ओमान ड्राइव करके जाना और आना बहुत इजी ऑप्शन या बहुत अच्छी आइडिया नहीं है। तो मैंने सोचा था कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लूंगा। लेकिन मेरी फ्लाइट क्योंकि अगले दिन 10 बजे की थी, तो मैं ऐसी कोई बस चूज करना चाह रहा था जो रात में निकले, सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे को मेरी फ्लाइट से 5 से 6 घंटा पहले छोड़ दे। जब मैंने
आइडेंटिफाई किया कि ज्यादातर बसेस सुबह, प्राइवेट भी बसेस सुबह 9 बजे ही या 10 बजे ही निकल रही है। मेरे को कुछ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने या कैब ऑपरेटर्स ने बोले कि वैसे तो टर्किश पासपोर्ट पे आप ओमान एंट्री करने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बोले कि वी आर नॉट श्योर, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में लैंड बॉर्डर्स पे थोड़ी चेकिंग ज्यादा है, इश्यूज आ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं था वो सेफ रहने के लिए, उन्होंने बोला। तो मैंने सोचा ऐसी कंडीशन में ज्यादा वाइज है कि मैं टर्किश काउंसिलेट की बसेस से जाऊं, तो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन रात को 11:30-12 बज चुके थे, मेरे को याद है, और सुबह मुझे ट्रैवल करना था। तो मैंने रात को 11:30 या 12:30 बजे के आसपास टर्किश काउंसिलेट को मैसेज किया। वो इंस्टाग्राम का जो फ्लायर था उस पर एक नंबर दिया हुआ था टर्किश काउंसिलेट का कि अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो इस नंबर्स पे मैसेज करे। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि अभी रात को 12:30 बजे है, मोस्ट प्रोबेबली सुबह मेरे को रिप्लाई आएगा। तो अगर रिप्लाई आया तो मैं फौरन बैग्स वगैरह मैंने रेडी किया था कि मैं चले जाऊंगा। मैंने रात को 11:30-12 बजे मैसेज किया और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन 5 मिनट के अंदर टर्किश काउंसिलेट दुबई ने मुझे रिवर्ट की कि हमने आपकी सीट रिजर्व कर ली है, आप सुबह 9 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाए और हम लोग आपको इंश्योर करेंगे कि हम लोग आपको मस्कत एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दे। मैं अगले दिन सुबह पहुंचा, वहां पे काफी टर्किश लोग थे जो दुबई में घूमने आए थे और वापस जाना चाह रहे थे, तो वो काफी टर्किश लोग वहां पे थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा लगता है जब आपकी कंट्री या आप जहां रह रहे हो वहां पे आप रात को 12:30 बजे भी किसी को मैसेज करे और आपको विदाउट चार्जिंग एनीथिंग आपको वो रिवर्ट करे और इंश्योर करे कि आपको वो सिचुएशन से, या भले आप वापस जाना चाह रहे हो या कोई भी आपके काम के लिए आपको अगर कोई फौरन रिप्लाई करता है तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग है ये। तो मैं अगले दिन वहां पे गया, काउंसिलेट जनरल जो थे टर्किश एम्बेसी के वहां पे, उन्होंने बस में काफी अच्छे से हर किसी को ब्रीफ किया। वहां पे कुछ रशियंस भी थे, कुछ यूक्रेनियंस भी थे टर्की में जिनकी रेसिडेंसी थी, उनको भी उन्होंने वापस भेजने का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो उन्होंने आपको ओमान में कैसे बॉर्डर क्रॉस करना है, उस टाइम पे कितनी पेमेंट करनी है एग्जिट की, आपको कार्ड रखना है, कार्ड नहीं है तो आप बस में आपके साथी को बोल दीजिए वो कार्ड से पे कर देगा। उन्होंने हर चीज पे बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। उन्होंने इनफैक्ट जो टर्की की एम्बेसी ओमान में मस्कत में है वहां पे अपने कलीग का नंबर दिया कि अगर आपको रास्ते में या ओमान में सिचुएशन कभी खराब हो जाए या आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए या आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये ओमान का नंबर है, ये लोग आपको हेल्प करेंगे। बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा मेरा टर्किश काउंसिलेट के साथ। उसके बाद में उन्होंने मस्कत की जर्नी क्योंकि लंबी थी तो मस्कत पहुंचने तक बसेस में ठंडा पानी, गर्म पानी, स्नैक्स, ड्रिंक्स, हर चीज का अरेंजमेंट किया था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। अब ये जो लोग कहीं का गोल्डन वीजा या कहीं की प्रीमियम रेसिडेंसी लेने का सोच रहे हैं, कभी कभी लोग ऐसी जगह कैरेबियन आइलैंड्स की पासपोर्ट्स लेते हैं और बड़े बड़े अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं, या कहीं गोल्डन वीजा लेते हैं तो आप वो कंट्री के नागरिक नहीं है। उसके कंपैरिजन में टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जहां पे आपको 3 से 6 महीने में पासपोर्ट मिल जाता है। और ये कंट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंसिलर प्रेजेंस रखने वाली कंट्री है। अगर आप टर्किश एम्बेसीज, टर्किश डिप्लोमेटिक मिशंस आप देखें पूरे वर्ल्ड में, तो टर्की इस मामले में टॉप 3 में आता है। इस पासपोर्ट के कंपैरिजन में जब आप काउंसिलर सर्विसेज और गवर्नमेंट के मिशंस की बात करें, डिप्लोमेटिक मिशंस की बात करें, तो टर्की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है एज कंपेयर टू कैरेबियन आइलैंड्स या कहीं के गोल्डन वीजा प्रोग्राम लेने के बनिस्बत। तो ये टाइम पे हमने जो डिसीजन लिया 5-6 साल पहले और जो लोगों ने टर्किश पासपोर्ट लिया, उसका एहसास होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो डिसीजन कितना बेहतर था। जो मतलब ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स पे जब आपको अपनी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, और बहुत सारे मेरे दोस्त जो टर्की में इस वॉर के दौरान में दूसरी कंट्रीज में फंसे थे, तो उनको भी वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले। तो मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था अपना, कि आप लोग जो रेसिडेंसी या सिटीजनशिप के लिए सोच रहे हैं कि टर्किश सिटीजनशिप के बेनिफिट्स खाली आपको रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक पासपोर्ट है जो आपकी आने वाली जनरेशंस में भी कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।